हेलो एवरीवन। आप सभी का के क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। इसमें इतिहास स्टार्ट कर रहे हैं। इतिहास जिसे इंग्लिश में हिस्ट्री बोलते हैं। इतिहास में क्या है मैं बता दूं आपको। नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहले पहले कहीं शुरू शुरू में लपड़ो जैसे। अरे डर तो सही था। हम्म, हाँ जी स्टार्ट करूँ जो ना। ठीक है। हेलो एवरीवन। इसमें हम इतिहास स्टार्ट कर रहे हैं। इतिहास सब्जेक्ट का भारत का इतिहास। भारत का इतिहास। इंडियन हिस्ट्री। तो मैं बता दूं आपको, भारत के इतिहास का जो जनक है, इतिहास का जो जनक है वो, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया भाई, हेरोडोट्स। डोटस बोल दो चाहे हेरोडोट्स बोल दो, एक बात है। भारतीय इतिहास का जो जनक है वो हेरोडोट्स है, जिसने एक पुस्तिका लिखी यानी कि एक पुस्तक लिखी, और उस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। हिस्ट्री की एक पुस्तक लिखी थी हिस्टोरिका। हिस्ट्री की यानी कि इतिहास की एक पुस्तक लिख दी क्या, हिस्टोरिका। किसने? हेरोडोट्स ने, जो कि भारतीय इतिहास का क्या कहलाता है, जनक कहलाता है। तो पहला प्रश्न तो यही बन गया कि भारतीय इतिहास का जनक किसे कहते हैं? हेरोडोट्स को। और हेरोडोट्स ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या है, हिस्टोरिका। आ गया होगा समझ में। अब बात आती है कि इतिहास का वर्गीकरण। देखो शुरुआत की कुछ यानी कि 10-15 मिनट आपका बोरिंग रहेगा, क्योंकि भूमिका बना रहे हैं भाई। इतिहास चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं तो भाई शुरुआत में कैसे पढ़ते हैं, क्या क्या चीज़ है, कोई चीज़ छूट नहीं जाए। तो शुरुआत की चीज़ बोरिंग रहती है, तो इसलिए चिंता ना करें, ठीक है। तो इतिहास का वर्गीकरण करना है भाई। इतिहास का क्या करना है, वर्गीकरण। इतिहास का वर्गीकरण। तो इतिहास का जो वर्गीकरण है वो कई प्रकार से किया गया है। जैसे प्रमाणिक स्रोतों के आधार पर, यानी कि आपको इतिहास में क्या क्या स्रोत मिले हैं, उपकरणों के आधार पर, कालखंड के आधार पर। बात समझ में आ रही है। तो इतिहास का कई तरीके से वर्गीकरण किया गया है, तो ध्यान से समझना आराम से। तो पहला जो वर्गीकरण है इतिहास का, वो है किस आधार पर? प्रमाणिक प्रमाणिक स्रोतों के आधार पर। प्रमाणिक स्रोतों के आधार पर इतिहास का क्या करना है, वर्गीकरण। तो प्रमाणिक स्रोत का मतलब, प्रमाणिक स्रोत का मतलब यह है कि जो, यानी कि जो प्राचीन भारत था उसमें जो प्रमाण मिले हैं, जैसे कि कोई पुरातत्व सामग्री मिली हो, कोई जैसे सिंधु घाटी सभ्यता मिली है, जैसे पठनीय कोई, यानी कि कोई अपठनीय पठनीय सामग्री मिली है, कोई शिलालेख मिले हैं, वो चीज़ें। ठीक है, ध्यान से समझना भाई प्रमाणिक स्रोत क्या है। तो उसके आधार पर अगर इसको बांटे तो ध्यान समझना, 3 भागों में बढ़ता है। कितने भागों में?
ये प्रमाणिक स्रोतों के आधार पर अगर इसको बांटे तो 3 भागों में बढ़ता है। पहला है प्रागैतिहासिक, प्रागैतिहासिक, या फिर इसी को प्राक बोल सकते हैं, प्राक इतिहास। आराम से, बोरिंग लगेगा लेकिन इसको ढंग से समझे भाई, इसमें से क्वेश्चन आते हैं। दूसरा है आपका आग इतिहास, और तीसरा है आपका केवल इतिहास। आ रही है बात समझ में? अब यहां से प्रश्न बनेंगे, ध्यान रखना भाई। प्राग इतिहास का मतलब प्राक इतिहास, यानी कि इसमें जो उल्लेख मिले हैं वो है पुरातात्विक सामग्री, पुरातात्विक सामग्री। और आग इतिहास में जो मिला है आग इतिहास में जो मिला है वो है आपका लिखित, तो मिला है आपको लिखित सामग्री मिली है, लिखित सामग्री मिली है, लेकिन बट उनको हम पढ़ नहीं पाए आज तक, यानी कि अपठनीय, अपठनीय भाषा ही समझ में नहीं आ रही, कौन सी भाषा है, किसी ने आज तक पढ़ा ही नहीं है। ठीक है। और तीसरा जो इतिहास वर्तमान में चल रहा है वो, ये लिखित सामग्री तो मिली है आग इतिहास की तरह, लेकिन ये पठनीय भी है। पठनीय का मतलब इनको हमने पढ़ लिया कि इनमें क्या क्या लिख रखा है आराम से। जैसे इसका उदाहरण है कि साहब ये कौन सा लिखित सामग्री भी है, लिखा हुआ मिला तो है लेकिन उनको हम आज तक पढ़ नहीं पाए, तो इसका बेस्ट उदाहरण है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। और इसका उदाहरण क्या है मैन? इसका उदाहरण है कि भाई मौर्य काल से, कहाँ से? मौर्य काल। बताएंगे आपको ये चीज़ क्या है। मौर्य काल से वर्तमान में, यानी कि आज तक, टुडे, आज तक के काल का जो हिसाब किताब है वो क्या है? पठनीय है। यानी कि मौर्य काल से लेकर के आज तक का हम जो भी इतिहास है उसको हम पढ़ सकते हैं। ठीक है। सन की अगर बात करें तो ये होता है, यानी कि 3000 ईसा पूर्व की बात है। ये 3000 ईसा पूर्व प्राग ऐतिहासिक था, यानी प्राग इतिहास। और 3000 से 600 ईसा पूर्व का जो पीरियड है वो है आग इतिहास का। और वर्तमान में ये तो समझ ही गए होंगे आप, 600 ईसा पूर्व से लेकर के, या 600 ईसा पूर्व के बाद का। तो इस चीज़ को आपके समझ में नहीं आया तो मैं बता दूं आपको, देखो ध्यान समझना कैसे। यहां पर ईसा मसीह का क्या हुआ था? जन्म। ईसा का क्या हुआ था? जन्म। यहां से ऐसे जाते हैं तो यहाँ 0 मान लेते हैं, ध्यान रखना 0, क्या मान लेते हैं? 0, कि ये मान लिया इतिहासकारों ने कि ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था वो 0 साल में हुआ था। अब अगर इधर चलते हैं 1 2 3 4 5, ऐसे डॉट 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 डॉट, सन 2000 आ गया, फिर डॉट डॉट डॉट
2011 आ गया, डॉट 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 2021 डॉट 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 2022 डॉट 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 2024। आप समझ में आ रही होगी आपके। और अगर इधर चलेंगे, इधर अगर लाइन जाती है तो इधर भी एक एक आएगा, लेकिन माइनस में नहीं। 1 2 3 4 5 डॉट 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 600 डॉट 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 3000, ऐसे आगे चलता जाएगा। तो ध्यान समझना भाई, ये तो आपकी होती है सन, आपका जो वर्तमान में चलता है ना। वैसे कौन सी साल चल रही है वर्तमान में? 2022 चल रही है, 23 चल रही है, 21 चल रही है, 24 चल रही है। और इधर की जो सन है इन्हें कहते हैं ईसा पूर्व। पूर्व का मतलब पहले, यानी ईसा मसीह के पूर्व। यानी कि ये जो 3000 ईसा पूर्व दे रखा है वो देखो यहाँ से, यानी कि 0, यानी कि 2024 की अगर बात करें या 23 की करें या 21 की करें, तो यहाँ से चलेगा तो 2021 साल तो इधर, फिर उसके बाद 3000 साल इधर, यानी कि 2022 से या 24 से चले, मान लो 24 से चलते हैं यहाँ से इधर पीछे, तो पीछे पीछे चलते जाएंगे, यानी कि 2024 साल तो इधर हो गई। और फिर यहाँ से 3000 साल और पीछे चलेंगे तो लगभग 3000 और 2000 यानी कि 5000 साल की बात हो गई। आ गई बात समझ में आपके? और देखिए, जैसे ये 3000 से 6000 ईसा पूर्व, यानी कि ये देखो प्राग इतिहास था वो यहाँ से इधर इधर का है, और बीच में आग इतिहास जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता है वो यहाँ से लेकर के और 600 तक, मतलब यहाँ तक है, 3000 से 600। और 600 से इधर का जो मामला है वो सारा किस में है? इतिहास में। आ गई होगी बात आपके समझ में? कोई दिक्कत नहीं है, अगर समझ में नहीं भी आई हो तो कोई ऐसी बड़ी बात आई नहीं इसमें, चिंता ना करें। यानी कि लेकिन अब जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपके समझ में आना चाहिए। तो ये जो था आपका, ये तो विभाजन था स्त्री का, किसके आधार पर? प्रमाणिक स्रोतों के आधार पर। एक बार लास्ट में भी रिवीजन करा देंगे, इसका चिंता ना करें। नेक्स्ट जो चलेगा आपका दूसरा, वो है उपकरण के आधार पर। यह है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उपकरणों के, इसमें क्वेश्चन टपकेंगे भाई। उपकरणों के आधार पर हम खुद डिसाइड ये कर लेते हैं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है, तभी तो प्रश्न हमसे नहीं होते हैं। हमको क्या पता क्या आएगा, पूरा पढ़ें। तो उपकरणों के आधार पर दो प्रकार से, पहला उपकरण का मतलब जो खुदाई वगैरह की उसमें क्या क्या पाए गए। एक तो होता है पाषाण युग, पाषाण युग, और एक है आपका धातु युग। आराम से, पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर। और धातु का मतलब होता है सोना, चांदी, तांबा, कांसा, लोहा आदि। ठीक है, तो पहले पाषाण युग के बारे में पढ़ लेते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आराम से पढ़ेंगे। पाषाण युग यानी कि इतिहास को पढ़ रहे हैं भाई। पहले हमने जो विभाजन किया था वो किसके आधार पे किया था? बोलिए। पहले जो विभाजन किया था वो किया था इतिहास का प्रमाणिक स्रोतों के आधार पर। दूसरा हम कर रहे हैं वो उपकरणों के आधार पर कर रहे हैं। दूसरा है ये उपकरणों के आधार पर भी। इसको कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में, पाषाण युग और धातु युग। अब पाषाण युग को भी 3 भागों में बांटा गया है। आराम से
इसको 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग कौन कौन से, आराम से समझे भाई, चिंता ना करें, बिल्कुल आराम से। पहला है पूरा पाषाण, पूरा पाषाण। दूसरा आपका आ जाएगा मध्य पाषाण, और तीसरा आपका आ जाएगा नव पाषाण। याद रखने में कोई दिक्कत नहीं है, पहले तो पूरा, फिर मध्य का मध्य में, और नया का नव पाषाण। अब ध्यान समझना भाई, पूरा पाषाण में जो व्यक्ति को क्या कहते थे, व्यक्ति को क्या कहते हैं, यानी व्यक्ति का जो प्रमुख कार्य था वो क्या था, व्यक्ति को कहते थे आखेटक। कई बार प्रश्न पूछा गया एग्जामों में। और आखेटक का मतलब होता है शिकार करना, शिकार करने वाला, जो शिकार करता है। और मध्य पाषाण में व्यक्ति का जो प्रमुख कार्य था उसे कहते थे पशुपालक, पशुओं को पालता था वे, पशुपालक। और नवपाषाण में जो व्यक्ति का प्रमुख कार्य था वो कृषि था, तो कृषि को करने वाले को क्या कहा गया, कृषक। क्या कहा गया, कहा गया कृषक। आई क्या बात समझ में? उसके बाद आगे चलते हैं आराम से। आखेटक के जो पता कैसे चला भाई आखेटक था, यानी पूरा पाषाण का जो प्रमुख कार्य आखेट यानी शिकार करना था, और जो शिकार करता था उसे आखेटक कहते हैं। तो इसका पता कैसे चला, गुहा चित्र से। गुहा का मतलब होता है गुफा, गुफा में जो चित्रकारी थी उसी से पता चला था भाई। और ये गुहा चित्र जो है ये मिला था आपको भीमबेटका में, भीमबेटका की गुफा। कौन सी, भीमबेटका की गुफा। और इसका यानी पूरा पाषाण का जो समय माना जाता है, समय वो माना जाता है लगभग 3 लाख से 1,000, 10,000, 1,000 नहीं भाई, 10,000 ईसा पूर्व का जो काल है वो आपका पूरा पाषाण का काल है भाई। 3 लाख ईसा पूर्व से, मैंने बताया ना भाई, ईसा का जन्म यहाँ हुआ 0 पे। इधर जाएंगे तो 1, 2, 3, 2022, 2023 ऐसे चलेगा। और इधर चलेंगे तो 1, 2, 3 ऐसे करके 600 ईसा पूर्व, 700, 800, 10,000 भी आ जाएगा। 10,000 के बाद 3 लाख भी आएगा, यानी बहुत पुराना मैटर चले गया ये। आ रही है के बात समझ में आपके? अब पशुपालक की बात सुन लीजिए। पशुपालक के जो 2 उदाहरण मिले हैं, ध्यान समझना, वो मिले हैं कहाँ, एक तो मिला है आदमगढ़ में, आदमगढ़, और एक मिला है बागोर में। अब आप पूछेंगे आदमगढ़ कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में है। और बागोर कहाँ है, ये राजस्थान के भीलवाड़ा में है। आई क्या बात समझ में? और इसका जो समय है मध्य पाषाण का, वो है लगभग 8,000 ईसा पूर्व से
5000 ईसा पूर्व तक। समझ में आ गया सबके? ये थोड़ा सा बोरिंग है लेकिन इनसे प्रश्न आते हैं भाई। तीसरा आ गया आपका कृषक। कृषक का भी 2 जगह विवरण मिला है। एक तो है कोल्डी हवा, ठंडे को कोल्ड कहते हैं, हवा तुम जानते हो यू, कोल्डी हवा। और एक है मेहरगढ़, मेहरगढ़। कोल्डी हवा जो है वो है, आपको पता हो तो यूपी में, उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में भी कहाँ? इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश में भी कहाँ? इलाहाबाद। और मेहरगढ़ जो है वो है कहाँ? ये अपने यहाँ नहीं है, पाकिस्तान में चला गया। किसमें चला गया? पाकिस्तान में। कुछ आया क्या समझ में? और इसका जो समय है किसका? नवपाषाण का, वो है 5000 ईसा पूर्व से 4000 ईसा पूर्व। सॉरी, आया क्या समझ में भाई? इससे कई प्रश्न पूछे गए हैं भाई, ध्यान रखना इस चार्ट से। दूसरा आपका आ गया धातु युग। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई। धातु युग को भी कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। धातु युग को भी 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से? एक तो है ताम्र युग, तांबे का युग। एक है कांस्य युग, कांसे का युग। और एक लौह युग, लौह का मतलब लोहे का युग। आराम से। ताम्र युग के लिए क्या करेंगे? ताम्र युग का बेस्ट उदाहरण है आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता कहाँ की है? राजस्थान के उदयपुर की। गणेश्वर सभ्यता भी मान सकते हैं, सीकर की। ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, नहीं तो ये राजस्थान का मामला चल जाएगा। और इसका जो कार्यकाल है यानी कि समय जो है इसका, किसका? ताम्र युग का, वो है क्या? ये लाइन में खींच देता हूँ यहाँ पर बीच में। इसका जो कार्यकाल है वो है कितना? 4000 से 3000 ईसा पूर्व। छोटा लिखते हैं भाई। चार हजार से 3000 ईसा पूर्व। देखो घटता आ रहा है भाई, पहले 3 लाख से 10,000, फिर 8,000 से 5,000, 5 से 4,000, फिर 4 से 3,000। कांस्य युग का देख लीजिए। कांस्य युग की जो
मेन सभ्यता है वो आपकी है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। और इसका जो कार्यकाल कई बार परीक्षा में पूछा गया है भाई, सिंधु घाटी का जो कार्यकाल है वो है 3000 से 1500 ईसा पूर्व। लोग सिंधु घाटी सभ्यता से स्टार्ट करते हैं, लेकिन आप देख लो इससे पहले तो बहुत सारा मामला है। फिर आपका आ गया लोह युग। और लोह युग की जो मेन सभ्यता है वो है आपकी वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता। और इसका जो कार्यकाल है वो 1500 ईस्वी से, ईस्वी नहीं सॉरी, 1500 से 600 क्या वही ईसा पूर्व। तो ये चार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब बात आती है इस चार्ट को याद कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो ये चेक करो कि देखो यहाँ से पहले तो ये व्यवस्था कहाँ से है। देखो ये 0 ईसा पूर्व, और यहाँ से ये इधर ये 0 ईसा का जन्म हुआ, और फिर इधर आगे तो ईसा के बाद बिफोर क्रिस्ट ऐसे बोलते हैं ना भाई। तो ईसा के जन्म से ये तो पूर्व, और ये बाद में, यानी कि जो बाद में है वो तो जो वर्तमान में सन चल रही है वो है। तो ये 0 1 2 3 ऐसे 600 के बाद फिर ऐसे ऐसे करके 3000, फिर ऐसे ऐसे करके फिर लास्ट में 10,000, फिर 3 लाख ऐसे। तो ये तो मैंने समझा दिया था पहले। अब ध्यान से समझना भाई क्या है मामला। आप ये कह रहे होंगे कि 600 ईसा पूर्व के बाद भाई ईसा का जन्म तो यहाँ हुआ था 0, 600 ईसा पूर्व तो लगभग यहाँ हो गया, मान लीजिए 600 ईसा पूर्व। इसके बाद का, तो इसका बाद का मैंने अभी अभी बताया था। 600 ईसा पूर्व के बाद का जो है वो मौर्य काल स्टार्ट हो जाता है। आ गई बात समझ में। उसमें आपके लिखित है और पठनीय है, और यहाँ तक लिखित भी है लेकिन पठनीय नहीं है, पढ़ नहीं सकते उनको आज तक। आप पढ़ लो तो अखबार में नाम आ जाएगा भाई, ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया था। आ रही है के बाद समझ में। अब याद करने का तरीका देख लीजिए भाई, याद कैसे करेंगे। मेन बात तो यही है भाई। तो उपकरणों के आधार पर सबसे पहले पाषाण यानी कि पहले पत्थर का प्रयोग हुआ, पाषाण युग। उसके बाद फिर धातु का प्रयोग हुआ, पाषाण धातु। पत्थर के में भी मैं थोड़ा इधर किसका देता हूँ इसको। पहले पत्थर का यानी पाषाण का प्रयोग हुआ, और पाषाण में भी 3, पूरा पाषाण, मध्य में और नव में। पूरा पाषाण में जो व्यक्ति करता था वो शिकार करता था, भिड़ते ही काम शिकार करना सीखा व्यक्ति ने, उसे आखेटक कहा, आखेटक। मध्य में शिकार करना जब सीख गया फिर पशु पालने लग गया। पशु पहले दिखते थे तो उनको निपटा देता भाई, सल्टा देता था ये आखेटक पशु व्यक्ति। तो पहले तो आखेटक जब वो समझदार हुआ कि नहीं इनको मारो मत, शिकार मत करो, इनसे तो कुछ दूध दही छाछ जो भी, तो उनको पालने लग गया। और पालने लग गया तो फिर उसके बाद फिर कृषि भी करने लग गया, क्योंकि पशुओं को खिलाएगा क्या, खुद क्या खाएगा, कृषि। आई क्या बात समझ में। और फिर इधर आ जाता है आपका धातु युग। पहले पत्थर सीखे, पत्थरों का मामला, फिर धातु। और धातु में भी 3 पार्ट मैंने बताया आपको, एक तो ताम्र, एक कांस्य और तीसरा लौह। तो प्रश्न सीधा सीधा पूछा जाता है कि मानव सबसे पहले इनमें से किसका प्रयोग करने लगा, तांबे का, कांसे का या लोहे का।
तो आपका उत्तर अब सीख जाओगे। सबसे पहले तांबे का, फिर कांसे का, फिर लोहे का। तो इनको याद करने का तरीका आप जानते होंगे। सीबीआई भारत के तीसरे नंबर की गुप्तचर संस्थान है। पहले नंबर की रॉ रिसर्च एनालिसिस विंग, दूसरे नंबर की है आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, और तीसरे नंबर की आपकी है सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। आई क्या बात समझ में आपके? तो तीसरे नंबर की गुप्तचर संस्थान है सीबीआई। अब सीबीआई से कैसे सीखे? सी से वो बन गया कॉपर, बी से बन गया ब्रॉन्ज, और आई से बन गया क्या? आयरन। कॉपर का मतलब तांबा या ताम्र, ब्रॉन्ज का मतलब कांसा यानी कांस्य, और आयरन का मतलब लोहा मतलब लोह युगीन। तो शायद आप सबके याद हो गया होगा। वापस से रिपीट कर लो। सबसे पहले शिकार आगे तक, पशुपालन, फिर कृषि की, फिर सीबीआई, कॉपर, बी ब्रॉन्ज, आयरन। ये क्रम रहेगा मानव विकास का। आई क्या बात कुछ समझ में? फिर आखिर तक का जो है गुहा चित्र भीमबेटका में, फिर उसके सॉरी, पशुपालक के दो जगह आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागौर भीलवाड़ा, और फिर कृषक के जो अवशेष मिले कोल्डी हवा और मेहरगढ़ में। और ध्यान रखना एक चीज और मैं बताना भूल गया आपको, ध्यान समझना भाई, कि जो ये जो प्रश्न पूछे भी गए हैं भाई, क्या ध्यान समझना, ये प्रश्न पूछे भी गए हैं। देखो भाई क्या पूछे गए हैं कि जो कोल्डी हवा है इलाहाबाद में, ये वाला कोल्डी हवा इलाहाबाद में पड़ता है। इसमें चावल के प्रथम साक्ष्य मिले थे। किसके? चावल के। चावल के प्रथम साक्ष्य मतलब अवशेष, सबूत। चावल के प्रथम साक्ष्य कहाँ मिले थे? कोल्डी हवा इलाहाबाद में। और ये जो मेहरगढ़ है ना भाई, मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में है, इसके बारे में प्रश्न पूछा गया है। ये है विश्व में, भारत में नहीं, विश्व में पहली बार कृषि के साक्ष्य मिले हैं भाई। कृषि के साक्ष्य मिले हैं भाई, यानी कि विश्व में पहली बार कृषि के साक्ष्य मिले हैं। कहां पर? मेहरगढ़ पाकिस्तान में। तो दो प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चावल के साक्ष्य का और पहली बार कृषि के साक्ष्य का। तो ये आपका हो गया उपकरण के आधार पर। रिवीजन भी कराएंगे, चिंता ना करें, ठीक है। नेक्स्ट आप चलेंगे जिसको लोग जानते हैं, तीसरा इतिहास का वर्गीकरण। तीसरे तरीके से इतिहास का वर्गीकरण किस प्रकार करेंगे, और वो है कालखंड के आधार पर, जिसको आप जानते हैं। किताबों में भी यही मिलता है भाई, इसको सर्वाधिक मान्यता मिली है।
कालखंड के आधार पर इतिहास का वर्गीकरण, इसको लोग ज्यादा वरीयता देते हैं भाई। कालखंड के आधार पर क्या है देखिए, कालखंड के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा है भाई। पहला, वही आप जानते हैं, प्राचीन भारत का इतिहास या प्राचीन काल कह सकते हैं। दूसरा आपका मध्यकाल भारत का इतिहास, यानी कि मध्यकाल कह सकते हैं। और तीसरा आधुनिक भारत का इतिहास, जिसे आधुनिक काल कह सकते हैं। कई कहेंगे सर अब जाके समझ में बैठी ये क्या चल रहा है, हम तो सोच रहे थे पता नहीं कहाँ ले गए। तो प्राचीन काल का जो इतिहास है वो क्या है, ध्यान समझना भाई। प्राचीन काल का जो समय है वो क्या है, जब से स्रोत मिले हैं, स्रोत का मतलब खुदाई में सिक्के मिले हैं, कुछ भी, वहां से लेकर के 1206 ईस्वी, ईसा पूर्व नहीं ईस्वी लिखा है मैंने भाई, तक के काल को तो कहते हैं प्राचीन काल। और मध्यकाल कहते हैं किसको, 1206 ईस्वी से, ईसा पूर्व नहीं है भाई, ईस्वी से 1857 की क्रांति हुई थी, यहां तक के काल को कहते हैं मध्यकाल। और ये जो आधुनिक भारत का इतिहास है या आधुनिक काल है वो है 1857 की जो क्रांति हुई थी वहां से लेकर के आज तक की डेट का जो करंट अफेयर चलता है आपका, तो आज तक के काल को क्या कहते हैं, आधुनिक भारत का इतिहास। आगे के बाद समझ में। प्राचीन काल में क्या क्या पढ़ेंगे वही बाद में अभी चलेगा। प्राचीन काल सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, पूरे वेद ऋग्वेद पूरे जो भी हैं, कुषाण वंश जो भी आपके आएंगे, ठीक है। मध्यकाल के इतिहास को भी 2 भागों में बांट दिया, लेकिन आगे जाकर के मध्यकाल के भारत का जो इतिहास है इसको 2 भागों में बांट दिया भाई। कौन कौन सा, एक तो आता है आपका क्या, सल्तनत काल, और एक आता है आपका मुगल काल। सल्तनत काल और मुगल काल समय अगर चर्चा करें तो आपको पता है 1206 से स्टार्ट हो रहा था, तो ये भी 1276 से तो स्टार्ट होगा ही होगा। 1857 को खत्म हो रहा था, इसका मतलब ये 1857 को खत्म होगा। आई क्या बात समझ में, बीच के और याद कर लो, यानी कि 1206 से 1526 तक, ये तो हो गया क्या, सल्तनत काल। और इस 1526 को इधर लगा देंगे तो 1526 से 1857 तक का जो काल हो गया वो क्या हो गया आपका, मुगल काल। आगे होगी ये बात समझ में। अब ध्यान समझना भाई क्या है मामला। सल्तनत काल में जो राजा राज करता था, जो मुखिया होता था देश का, जैसे प्रधानमंत्री जी हैं, वो कहलता था सुल्तान। रे सुल्तान, खून में तेरी मिट्टी, मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती, बीच में तेरा जुनून, रे सुल्तान।
वही है ये। दूसरा आ गया मुगल काल। इसमें जो राजा राज्य करता था उसे कहते थे बादशाह। हालांकि मेन शब्द पादशाह था, लेकिन जो आगे जाके क्या हो गया, बादशाह। बताओ भाई, समझ में आ गया? यहाँ तो समझ में आ रहा होगा आपको, लेकिन प्रश्न जो मैंने पहले पढ़ाया था वो भी इम्पोर्टेंट हैं, उनसे भी प्रश्न पूछे गए हैं। और ये जो आधुनिक भारत का इतिहास है इसे भी बांटा गया है भाई। इसको भी कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। कैसे? एक तो बांटा गया है ईस्ट इंडिया कंपनी, बीच में लाइन खींच देते हैं हम। एक तो है ईस्ट इंडिया कंपनी, और दूसरा है आपका राष्ट्रीय आंदोलन। दिख रहा है? राष्ट्रीय आंदोलन। ईस्ट इंडिया कंपनी में क्या करेंगे, इसमें सिर्फ एक ही चीज बढ़ेंगे, 1857 की क्रांति। और जो राष्ट्रीय आंदोलन है इसको भी 3 भागों में बांट दिया आराम से। एक तो आपका आता है उदारवादी, उदारवादी युग। एक आपका आगे जाके आएगा उग्रवादी युग। और बाद में आपके गांधी बाबा आएंगे, यानी कि गांधी युग, जो देश की आज़ादी दिलाई। समय भी लिख लीजिए इनका। उदारवादी जो युग है वो आता है आपका 1885। आप समझ गए होंगे, कांग्रेस की स्थापना हुई थी, से लेकर 1905 तक तो कहलाता है क्या, उदारवादी। और 1905 से लेके 1919 ये कहलाता है उग्रवादी। और 1919 से लेके 1947 को भारत आज़ाद हुआ था, तब तक के कहते हैं गांधी युग। तो ये आपका चार्ट बन गया भाई। तो बताओ, ये कालखंड के आधार पर भारत का इतिहास समझ में आया कि नहीं आया? एक बार ढंग से देख लो इसको, फिर रिवाइज कराएंगे। देख लिया? तो अब तक जो पढ़ाया है वो याद है या नहीं है? अब मेन पढ़ाई स्टार्ट होगी आपकी नेक्स्ट। अब ठीक है, छोटी छोटी वीडियो बना रहे हैं, पहले इतना ही याद करा देते हैं आपको कन्फर्म, फिर नेक्स्ट दूसरी वीडियो में बताएंगे। तो इसको एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ फास्ट। ठीक है भाई, पढ़ना हमारा मेन उद्देश्य है, लेकिन याद भी तो हो आराम से। तो इसको याद कैसे करेंगे, पीछे के पेजों पे चलते हैं। ले यहाँ से मैंने बताया था, ये लो साहब,
भारत का इतिहास, भारत का इतिहास मैंने कहा था इतिहास का जो जनक है वो कौन है? इतिहास का जो जनक है वो हेरोडोट्स है। कौन है? हेरोडो, हीरो नहीं है भाई, हेरोडोट्स। और इसने एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। तो आपसे पूछे हिस्टोरिका जो है पुस्तक किसने लिखी? तो हिस्टोरिका जो पुस्तक है वो हेरोडोट्स ने लिखी, जो कि इतिहास का क्या था? जनक था। इतना पढ़ाने के बाद दूसरे पेज पे मैंने बताया, ऊपर रह गया बिल्कुल आराम से, कि इतिहास का जो वर्गीकरण है, इतिहास का वर्गीकरण कई तरीके से कर सकते हैं। तो पहले तो मैंने बताया प्रमाणिक स्रोतों के आधार पर, प्रमाणिक छोड़ो, स्रोतों के आधार लिख दो बस। अच्छा, ये स्रोतों क्या है ये आगे पढ़ेंगे, अभी चिंता ना करें, ठीक है। तो पहला वर्गीकरण तो स्रोतों के आधार पर बताया मैंने। दूसरा जो वर्गीकरण मैंने बताया वो किस आधार पे बताया था बताओ? तीसरा तो कालखंड के आधार पे था ही था, और दूसरा था कौन सा? उपकरणों के आधार पर, उपकरणों के आधार पर दूसरा, और तीसरा था क्या? कालखंड के आधार पर। ये तीन प्रकार से वर्गीकरण किया था। पहला पूछे तो स्रोतों के आधार पे, दूसरा पूछे तो उपकरणों के आधार पर, तीसरा पूछे तो कालखंड के आधार पर। आई क्या बात समझ में? अब यहां से क्या है, स्रोतों के आधार पर अगर वर्गीकरण करें तो इतिहास को तीन भागों में बांटा है। प्राग इतिहास, आग इतिहास और केवल इतिहास। प्राग इतिहास, आग इतिहास और केवल इतिहास। प्राग इतिहास में क्या है कि पुरातात्विक सामग्री मिली थी। आग इतिहास में लिखित सामग्री तो मिली थी लेकिन उनको हम पढ़ नहीं पाए आज तक। और इतिहास में आपको लिखित सामग्री मिली है जिनको हम पढ़ने में सफल भी हुए हैं। 3000 ईसा पूर्व तक के जो व्यवस्था है वो तो प्राग इतिहास है, और 3000 से 600 ईसा तक ये आग इतिहास है, और इतिहास 600 से बाद के काल का इतिहास है, जो कि मौर्य काल से क्या होता है? स्टार्ट होता है। हो गया होगा याद, आपके रिवीजन करा दिया, एक दो बार आप कर लेना। फिर मैंने ये ईसा पूर्व के बारे में बताया था कि ईसा का जन्म यहाँ माना जाता है 0 पे। इधर 1 2 3 चलता है, इधर भी 1 2 3। इधर जो चलता है उसे ईसा पूर्व कहते हैं, इधर जो चलता है उसे ईसा के बाद यानी कि सन, जो आपका 2022 2023 2024 चलता है वो 2021, और पूर्व चलेगा वो इधर है। मान लीजिए अगर मैं कह दूं कि 10 ईसा पूर्व, तो इसको कितने साल हो गए? तो ईसा का जन्म 0 पे, और वर्तमान में मान लीजिए कि 2022 चल रहा है, तो 2022 तो यानी 2022 साल तो ये हो गई, और ईसा पूर्व 10 साल ये, तो 10 साल और जोड़ देंगे इसमें, यानी कि 2032 साल हो गई। आई क्या बात समझ में? आगे चलेंगे, बस ये इतना ही था। नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे ये मैंने आपको बताया था दूसरा वर्गीकरण किसके आधार पर? उपकरणों के आधार पर। तो उपकरणों के आधार पर भी कितने भागों में बांटा भारतीय इतिहास को? 2 भागों में। एक तो पाषाण युग और धातु युग। पाषाण युग जो है वो है आपका पूरा पाषाण, मध्य में मध्य पाषाण, और लास्ट में नया नव पाषाण। 3 हो गया। पूरा पाषाण में यानी कि पाषाण का मतलब क्या होता है? पत्थर। पूरा पाषाण में जो व्यक्ति का मेन काम था वो शिकार करना था। पहले शिकार करना सीखा, फिर उसे धीरे धीरे सोच विकसित हुई, तो उसने सोचा कि पशुओं को क्यों मारे, क्यों शिकार करे, उनको पालना सीखा, पशुपालक मध्य पाषाण में। फिर उसने सोचा कि इनको खिलाएंगे क्या,
तो फिर वो कृषि करने लगे, कृषक हो गया। आई क्या बात समझ में? तो आखिर तक के जो मेन वो मिले थे गुहा चित्र जो मिले वो भीमबेटका में मिले थे, पूरा पाषाण का जो उदाहरण था। और मध्य पाषाण के जो उदाहरण मिले वो दो जगह मिले, आदमगढ़ मध्य प्रदेश और बागोर भीलवाड़ा। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में और बागोर भीलवाड़ा में मध्य पाषाण के पशुपालक के जो अवशेष मिले हैं। और नव पाषाण यानी कृषि के जो अवशेष मिले हैं दो जगह मिले, कोल्डी हवा ठंडी ठंडी हवा और मेहरगढ़ में। कोल्डी हवा और मेहरगढ़, कोल्डी हवा कहाँ है? यूपी इलाहाबाद में। मेहरगढ़ कहाँ है? नल्ला पाकिस्तान में। और इसमें दो चीज़ मैंने बताई इलाहाबाद में, यानी कि कोल्डी हवा जो है, कोल्डी हवा में क्या मिला? कोल्डी हवा में चावल के प्रथम साक्ष्य मिले थे भाई, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। और मेहरगढ़ पाकिस्तान में विश्व में पहली बार कृषि के क्या मिले थे? प्रमाण या साक्ष्य मिले थे। आई क्या बात समझ में? ये जो है सन अगर पूछे तो 3 लाख से 10,000, 8,000, 5,000 और 5,000 से 4,000। और फिर स्टार्ट करेंगे 4,000 से 3,000 ताम्र, 3,000 से 1,500। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना भाई। 4,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व तो है ताम्र, और 3,000 से 1,500 ईसा पूर्व है कांस्य। अब प्रश्न तो यही बन जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता कौन से युग की है? कई बार आ गया कांस्य युगीन है। आपसे यह भी पूछा है कि वैदिक सभ्यता कैसी है, कैसे युग की है, तो आप कहेंगे लोह युगी की है। और आहड़ यानी कि अब आप देख लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता से भी पुरानी सभ्यता है आहड़ और गणेश्वर, जो कि उदयपुर सीकर में है। तो सॉरी, तो धातु के आधार पर 3 भागों में बांटा था। और याद करने के लिए मैंने कहा था CBI, सी कॉपर यानी कि ताम्र युगीन, बी ब्रॉन्ज यानी कांस्य युगीन, और आई मतलब आयरन यानी लोहा युगीन। ये क्रम ऐसा ही रहेगा। तो ताम्र युगीन है CBI, ऐसे CBI। तो आहड़ गणेश्वर हो गया, ये सिंधु घाटी हो गया, ये वैदिक सभ्यता हो गया। शायद सबके समझ में आ गया होगा भाई, खूब रटा दिया। ओके, फिर 6-7 दिन हो जाएंगे, उसके बाद फिर याद कराएंगे, पूरा पढ़ाया जो फुल रिवीजन कराएंगे, चिंता ना करें। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, बहुत लंबा दंगल चलेगा अपना। फिर देखिए तीसरा आ गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि वर्तमान में किताबों में लिखा रहता है, जो कि तुम्हारे समझ में आता है। कालखंड के आधार पर इतिहास का वर्गीकरण। तो कालखंड का मतलब होता है समय के आधार पर 3 भागों में, प्राचीन काल यानी प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकाल भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। आई क्या बात समझ में? प्राचीन भारत का इतिहास जो है वो स्त्रोतों से लेकर के 1206 ईस्वी तक, मध्यकाल का होता है 1206 से 1857 की क्रांति तक, और आधुनिक का होता है 1857 की क्रांति से लेकर आज तक का करंट अफेयर। मध्यकाल को 2 भागों बांट दिया, एक तो सल्तनत काल और एक मुगल काल। सल्तनत काल में जो राजा राज्य करता था उसे सुल्तान कहते हैं, और मुगल काल में जो राजा राज्य करता था उसे बादशाह कहते हैं। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक है, रजिया सुल्तान है, बलबन है। आई बात समझ में? ये तो है सुल्तान। आई क्या बात है? खिलजी वगैरह जो भी। और जो ये बादशाह हैं, बाबर का बेटा, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, ये बादशाह है। जब पढ़ाएंगे क्लियर कर देंगे। कई विद्यार्थी इसको इसमें मिक्स कर देता है और इसको इधर मिक्स कर देता है, मिक्स की तो बीमारी है तुम्हारे। फिर उसके बाद आधुनिक भारत का देखो, ये 1206 से 1526 तक है, 1206 से 1526, और ये 1526 से 1857। और आधुनिक भारत के इतिहास को भी 2 भागों में, ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 और राष्ट्रीय आंदोलन 3, उदारवादी, उग्रवादी और गांधीवादी।
उदारवादी आए थे पहले तो बिल्कुल नम्रता से नमस्कार करने वाले, एक गाल इधर कर दो दूसरा इधर, उदार प्रवृत्ति के आदमी। 1885 कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1905 तक। फिर उग्रवादी आए, खतरनाक, लाल बालपाल। 1905 से 1919 तक इन्होंने धूम मचाई। आज़ादी में इन्हीं का ही महत्वपूर्ण योगदान था। फिर गांधी युग आया। गांधी युग 1919 से लेकर 1947 तक इन्होंने महत्वपूर्ण संघर्ष किया, तब जाके भारत को आज़ादी मिली। बताओ भाई ये चीज़ समझ में आई कि नहीं आई? नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। बस इतना ही तो पढ़ाया था, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे की कार्रवाई करेंगे, ठीक है? धन्यवाद।